नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी सुशील कुमार, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम दोबारा से मुखातिब हैं एक और वेबिनार के साथ में, जो कि जैसा कि आपको पहले ही मैसेज किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि आज जो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। देखिए, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से हम आज ये डिस्कस करेंगे कि एक कानून बनाया गया, वो कानून क्या चाहता था, उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी और उस कानून को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों ये कानून बनाया गया। इसके साथ हम थोड़ा, अगर हम इसको स्टार्ट में देखें तो इसके अंदर सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, मतलब 5 अध्याय को रखा गया है। इतना छोटा ये एक्ट है और इसके अंदर 31 सेक्शंस थे और एक सेक्शन को हटा दिए गए अमेंडमेंट के द्वारा, तो अभी इसके अंदर सिर्फ 30 सेक्शंस है। अब इस एक्ट को 9 सितंबर 1988 को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और उसके बाद इसे इन्फोर्स करवा दिया गया बाय द गैजेट नोटिफिकेशन। इसलिए क्योंकि 1988 में पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट, तो इसलिए इसको द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में ओनली 2 सेक्शंस हैं, डेफिनेशन और टाइटल के। हाँ, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो टाइटल तो वही है जो मैंने बताया, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और डेफिनेशंस के बारे में कि हाँ जी, जो इसके अंदर जजेस होंगे वो का उनकी क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी पोस्ट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो कौन से लेवल के जज होंगे, जैसे मजिस्ट्रेट होंगे या फिर सेशन जज होंगे, तो इस टाइप के इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर किस किस टाइप के ऑफेंसेस को कवर किया गया है, अर्थात के इस एक्ट का मानना क्या है, इसमें किस तरह के ऑफेंसेस को कवर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं बताऊं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जैसा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, जुडिशरी जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हम काम करती है हमारी जुडिशरी। तो उनके पास पावर है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली जो जुडिशरी के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली हाईकोर्ट जो है हमारी वो करती है, और कई जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है। तो पावर जो है वो अपॉइंटमेंट की, जज को अपॉइंट करने की जो पावर है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये सिंपल सा आंसर है इसका। अब इस एक्ट के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को मुजरिम बनाया जाएगा या मुलजिम बनाकर लेके आया जाएगा, जिसको अरेस्ट किया जाएगा, जिसको एक्यूज बनाया जाएगा, वो सभी व्यक्ति या वो सभी आरोपी जो हैं उनको, जो स्पेशल जज, एक कैटेगरी है कि जो भी जज एंटी करप्शन के मैटर्स देखेगा या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो मैटर्स देखेगा, वो जज जो उसकी डेजिग्नेशन होगी वो स्पेशल जज होगी एंटी करप्शन की। अब उसके बाद आता है कौन देखेगा, सेशन जज, ठीक है ना। तो स्पेशल जज होगा, लेकिन सेशन में भी वो डेजिग्नेटेड जज है जिसे हम स्पेशल जज कहेंगे, जो कि अपॉइंट किया जाएगा स्पेशली इस एक्ट के तहत अरेस्ट किए गए मुलजिमों के मुकदमे को देखने के लिए, उनका ट्रायल चलाने के लिए। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड, हाँ, इसके बाद जो हमारा आगे जो प्रोसीजर है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। देखिए, इसमें जनरली जो इसके अंदर सजा है वो 3 साल से और 7 साल तक की सजा है मैक्सिमम सेक्शंस के अंदर। अच्छा, इससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस, ऑफेंस मतलब जिसे हम कहेंगे जुर्म क्या है, उसकी जो डेफिनेशन बेसिकली बताएगी। देखिए, कोई व्यक्ति किसी से सरकारी सरकारी मुलाजिम या सरकारी सेवार्थ या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति, जैसे कि कोई अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम को करने के लिए रिश्वत लेता है, या तो वो अपने काम को करने के लिए रिश्वत लेता है या वो अपने काम को ना करने की रिश्वत लेता है, दोनों ही कंडीशन में वो ब्राइब मानी जाएगी, घूस मानी जाएगी, जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं। और या फिर
वो किसी ऐसे आदमी को उकसाता है कि भाई तुम मुझे ब्राइब दो या तुम उसे ब्राइब दो, उसे भी इसके अंदर जुर्म माना गया है। या कोई ऐसा आदमी जो पीड़ित है जो ब्राइब देता है, अब इसके अंदर सिर्फ ब्राइब लेने वाला मतलब घूस लेने वाला ही मुलजिम नहीं होगा, घूस देने वाला भी मुलजिम होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि जिस दिन ये ऑफेंस, ये जुर्म कारित हुआ, उस दिन से 7 दिनों के अंदर जो व्यक्ति घूस दे रहा है, अगर वो कंप्लेंट कर देता है बिफोर द एजेंसी और बता देता है कि मैंने किस वजह से, मतलब अब ऐसे नहीं कोई अपनी मर्जी से कभी मेरा ये केस डिसाइड कर दो और मैं आपको घूस दे रहा हूं, नहीं, कि मेरे को प्रेशर डाला गया या फिर मैंने अंडर इन्फ्लुएंस या अंडर विच सर्कमस्टेंसेस उसने जो ब्राइब दी, वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे और क्या वो बियॉन्ड द कंट्रोल थे, तो इसके रिगार्डिंग उसको अगर वो कंप्लेन कर देता है तो उसको इस केस के अंदर मुलजिम नहीं बनाया जाएगा। अन्यथा रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के दोनों व्यक्तियों को मुलजिम माना जाएगा। इसके बाद आती है कि हाँ इसके अंदर सजा, तो कम 3 साल से 7 साल तक की सजा का पूरे एक्ट में मिला जुला के प्रावधान है। अब इसके बाद जो आता है पब्लिक सर्वेंट, मतलब बेसिकली जो इसके अंदर जो ये ऑफेंस कारित होगा, ये जुर्म कारित होगा, तो ये जुर्म किसके खिलाफ, मैंने आपको बताया कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति भी हो सकता है या सरकारी का भी हो सकता है। इसके साथ अब देखिए बात हुई यहाँ सजा की। यदि हम ऐसा सोचते हैं या हमारे पास एक ऐसा केस आता है या फिर पार्लियामेंट का इस एक्ट को बनाते में बनाते समय क्या सोचना था कि यदि घूस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी और इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे सपोज करो हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी रिलायंस ने अपना टेंडर पास कराने के लिए किसी को घूस दी, उस व्यक्ति को या फिर उस संस्था को या फिर उसने किसी चैनल के थ्रू उसने घूस पहुंचाई या पैसे पहुंचाए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो सजा दी नहीं जा सकती। इसलिए इस एक्ट में ये प्रावधान है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। देखो सजा जो दी जा सकती है वो पर्टिकुलर इंसान को दी जा सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी जा सकती। तो इसके अंदर ये प्रावधान है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, कुछ उसके ऊपर पेनल्टी, हाँ पेनल्टी लगाई जाए या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए कि हाँ भाई वो ऐसा ना करे या उससे उसको डर पैदा हो जाए। अब आती है कि क्या सिर्फ पैसे देना ही इसके अंदर जुर्म है, नहीं। देखो या तो आप पैसे भी दे सकते हो या फिर मतलब पैसे दे नहीं सकते हो, पैसे देना भी जुर्म है। गोल्ड सिल्वर या फिर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन में सपोज करो आप ये कहो मेरा ये काम कर दे मैं तेरे को 4 बोरी गेहूं दूंगा, तो ये भी ऑब्लिगेशन जो है जो जो हम मतलब एक किसी भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान करते हैं तो ये भी जुर्म माना जाता है। इस के हमारी जो एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। अब इसके बाद जब हम इसमें देखते हैं जो हमारा ये एक्ट कहता है, स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट हमारा हो गया। स्पेशल जजेस की पावर है सजा देने की, किसी की प्रॉपर्टी को कुर्क करने की भी। ऑफेंस पेनल्टीज हमारी हो गई। ऑफ अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। अच्छा, इसके अंदर इस एक्ट में किसी को उकसाना भी जुर्म माना गया है। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो मैं एक सरकारी अफसर हूँ और मेरे पास किसी की फाइल आई और मैं कह रहा हूँ भाई उसकी फाइल में तो पड़ी हुई है, अब हम कह रहे हैं कि तू पैसे देगा तो काम करूंगा, तो उसको उकसा रहा है, पैसे नहीं देगा तो तेरे तो काम होएगा ही नहीं, उसको मजबूर कर रहा है, उकसा रहा है, तो बेचारा कुछ बेच बाग के लेके आया या कुछ भी करके लेके आया, मजबूरी में उसका के उसको पैसे दिए तो उसकी फाइल प्रोसेस हुई, तो ये भी इसके अंदर जुर्म माना गया। उकसाने को भी बराबर का ही भागीदार माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑथराइज। अब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे या फिर जो जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो कौन सी रैंक का ऑफिसर हो सकता है जो कर सकता है। ऐसा नहीं किसी भी पुलिस वाले को बोल दिया जाएगा या किसी भी पुलिस वाला कोई भी एम्पावर्ड है इसको लिए करने के लिए, तो वो द डीसीपी लेवल का
ऑफिसर होना चाहिए या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक का होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है वो, ठीक है। इसके बाद आती है, अब सपोज करो किसी व्यक्ति के ऊपर एक जुर्म लगा, मतलब इस हमारी जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत उसे मुलजिम बनाया गया, घूस लेते हुए पकड़ा गया। अब हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने देखा कि उसके पास तो बहुत सारे एसेट्स है, गोल्ड है या फिर पैसा है या फिर बैंक लॉकर्स में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं या फिर हम कहें प्रॉपर्टीज ही हैं, एक्चुअल में प्रॉपर्टीज जैसे जमीन जायदाद है। तो ये भी प्रावधान है कि इस एक्ट के तहत उन प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है हमारी कोर्ट जो है, ठीक है ना। अब जब वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, अब सपोज करो वो ये प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट के अंदर कि हाँ भाई उसकी आय से वो अधिक संपत्ति है जिसके ऊपर उसने टैक्स भी पे नहीं किया है, तो इसके अंदर उस एक्ट में, इस एक्ट के अंदर हमारे ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की, जब्त कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। और यदि कोर्ट को लगता है कि जब्ती से काम नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद उसको सेल भी कर सकते हैं, ऑक्शन भी कर सकते हैं। ऑक्शन करने की पावर भी हमारे जजेस के पास में है इस एक्ट के अंतर्गत। अब जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को ये पता लगा भाई उसने तो ऑब्लिगेशन के अंदर किसी से 100 बोरी आलू ले लिए, अब अगर 100 बोरी आलू अगर लोग वो तो सड़ जाएंगे, वो तो केस प्रॉपर्टी बन ही नहीं सकती। तो हमारी कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो जो 100 बोरी वाले वो आलू हैं उसको ऑक्शन करवाए, उसकी सेल करा के उस पैसे को कोर्ट में जमा कराए। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, वो ऐसे नहीं कैसे ही हो जाएगा। तो बेसिकली ताकि वो आगे वो काम आ सके या फिर वो खराब ना हो। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो हमारे ऑफेंस, अब किसी की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, जब्त होने के बाद जज साहब ने उस पे जब्त करके और उसके बाद उसकी कुर्की की डायरेक्शन दे दी, या फिर जब्त करने के बाद तो उस व्यक्ति के पास, पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो उसके अंदर मुलजिम बना के लाया गया है, उस व्यक्ति के पास यह भी राइट है कि उस जब्ती के ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट के पास जा सकता, सुप्रीम सॉरी जो स्पेशल कोर्ट है। क्योंकि देखो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली, जब्ती का उसको ऑर्डर दे दिया। अब जब उसे जब्ती का ऑर्डर दे दिया तो वो कहाँ जाएगा, तो वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा जो इस एक्ट के तहत कोर्ट बनाई गई है। और यदि वो वहां से भी ग्रसित है तो उसके पास पावर है अपील और रिवीजन में जाने की। अपील और रिवीजन मैं समझता हूँ आप सभी जानते होंगे। अच्छा, इसके अंदर ये भी पावर इस एक्ट के अंदर दी गई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या फिर उस जज को, वो डायरेक्शन कर सकते हैं जो अपॉइंट होते हैं, ये भी इसके अंदर डायरेक्शन दी गई है। ये पावर्स दी गई है, सॉरी डायरेक्शन तो जज साहब दे सकते हैं। ये पावर्स दी गई है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति की कोई लॉकर है, बैंक अकाउंट बुक्स है या कहीं के खाते हैं, किसी कंपनी के खाते हैं, फिर उनकी लेजर्स हैं या फिर उनके अकाउंट बुक्स हमें अगर देखनी है या जब्त करवानी है जिसको, तो वो पावर है कि जज साहब ऑर्डर कर सकते हैं। और आईयू के पास भी पावर है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनको सर्च कर सकता है, उनको मंगा सकता है कोर्ट के अंदर या फिर उसको सीज कर सकता है। इसके बाद जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जब्ती है, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। और मिसलेनियस के अंदर फिर हमारे काफी नॉर्मल सी चीजें आती हैं कि यूनियन के अगर हम देखें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति भी उसके ऊपर एंटी करप्शन का केस या फिर इस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अच्छा, इस एक्ट में यह भी प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत मुजरिम बना के लाया जाता है तो उसको ये राइट्स हैं कि वो अपने मन से या अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि इसके अंदर सेक्शन 21 के अंदर दी हुई है, कि वो अपना एविडेंस बोल सकता है, अपनी गवाही बोल सकता है, ठीक है ना। जनरली तो क्या होता है, यदि आप सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग नहीं जानते हैं, जब किसी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। क्रिमिनल केस की बात करें, क्योंकि ये इसमें सजा का प्रावधान है, ये क्रिमिनल केस है ये, ठीक है, ये आप मान के चलना, ये सिविल का ऑफेंस नहीं है। इस एक्ट के तहत जो भी मुकदमा रजिस्टर हुआ क्रिमिनल का केस है। तो क्रिमिनल केस में जनरली क्या होता है कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया या फिर कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ, उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो जो गवाहियां होती हैं वो किसकी होती हैं,
पुलिस के द्वारा जो विटनेस बनाए गए हैं उन लोगों की या उन विटनेसेस की गवाहियां होती हैं जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में जो मेंशन होते हैं, या फिर बाद में एप्लीकेशन के द्वारा उनको बुलाया जाता है। लेकिन इस एक्ट में ये प्रावधान है कि जो एक्यूज है वो भी अपने आप को विटनेस बना सकता है, ठीक है, जब उसको अपनी गवाही करानी है, और वो किसी भी अदर व्यक्ति को या अदर विटनेस को बुला सकता है, और वो कोई ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि कहीं से अगर उसे कोई रिकॉर्ड मंगाने अपने आप को बरी करवाने के लिए, ऐसा साबित करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत हुआ है, तो इस तरह के प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। तो बेसिकली तो ये मोटा मोटा ब्रीफ है हमारे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी साथी मेरे समझ गए होंगे आज के सेशन के बारे में। यदि हमारे किसी साथी का कोई सवाल है इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 के ऊपर, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अपना आज सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं अब, ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने साथियों के लीगल क्वेरीज को लेकर। जी बताएं यदि आपका कोई प्रश्न है तो। क्या मेरे किसी साथी का कोई प्रश्न है? आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद मेरी आवाज ही नहीं जा रही किसी तक। ऐसा तो नहीं है ना? आप सबने सुना ना जो मैंने कहा? वॉइस अच्छा क्लियर नहीं, बहुत लो आ रहा है। वो तो आप बीच में बोल देते हैं ना, पता नहीं बोल देना चाहिए था एटलीस्ट। देखो हमारा जो पर्पस है वो आपको समझाना है, और अगर हमारी आवाज ही साफ नहीं आएगी ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। और एक और साथी है मेरे साथ में जिन्होंने आज ही ज्वाइन करा है, मेंबरशिप में लिया है, उनका तो खुल ही नहीं रहा है वो अभी। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, वो जियो मीटिंग आई थिंक उनकी जो जियो मीट की जो एप्लीकेशन है ना, वो उनके फोन में इंस्टॉल नहीं, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंस्टॉल नहीं होगी जो उन्होंने जिसके अंदर वो मीटिंग खोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा। वो तो खैर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो हमने जो बेसिकली बताया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर आज हमने डिस्कशन किया। अभी तो मेरी आवाज साफ आ रही है ना आप सभी को? हेलो जी सर। आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए यदि कभी कुछ ऐसा हो, मेरी तरफ से कोई परेशानी हो, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है या कोई परेशानी, तो आप कह सकते हैं बेझिझक। देखिए जो सेशन है बेसिकली वो आप सब लोगों के लिए। अब अगर हमारा पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा फिर तो, अगर हम आपको कुछ कहें और आप उसे ना सुन पाए, तो मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो 1988 में पार्लियामेंट ने पास किया, इसके बाद इसके अंदर इसका नाम क्या रखा जाएगा ये लिखा गया है इसके अंदर, फॉर डेफिनेशंस के सर्वेंट किसको कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट किसको कहेंगे, इन सब चीजों के बारे में डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये कौन से जजेस होंगे जो इस टाइप के मुकदमे, जो इस एक्ट के तहत जो मुकदमे रजिस्टर होंगे उनको सुनेंगे, तो वो स्पेशल जजेस होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आता है कि सजा का कितना प्रावधान है। तो मैक्सिमम जो ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के तहत, उसके अंदर 3 से 7 साल की सजा, सिर्फ एक ऑफेंस है जिसके अंदर 10 साल तक की सजा है। एक और कि सजा के साथ साथ जज साहब जुर्माना भी लगा सकते हैं, परंतु यदि कोई वो ऑफेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है तो उस पर सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि हम उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी संस्था है उसको हम पनिश नहीं कर सकते जेल में डाल के। ये आप सभी लोग बेहतर से समझते होंगे। फिर इसके बाद बताया कि यदि कोई प्रॉपर्टी है जो कि केस की प्रॉपर्टी है, या फिर उसको जब्त करना बहुत जरूरी है, सीज करना बहुत जरूरी है। अब अगर प्रॉपर्टी जब्त हो गई है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, या तो वो प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी बनाया जाएगा, ना बनाई, और अगर ऐसा लगता है प्रॉपर्टी खराब हो रही है या फिर बहुत ज्यादा ही उसकी जरूरत है, तो जज साहब के पास पावर है कि वो उसको नीलाम भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। कोई भी अटैच जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करने की पावर है। जब प्रॉपर्टी को नीलाम करने की पावर आती है, फिर अटैचमेंट की ही जब जब ऑर्डर्स बनते हैं अटैचमेंट के, और किसी भी व्यक्ति को जो कि मुलजिम है इस केस से रिलेटेड, तो या फिर जो एग्रीव है, जो ग्रस्त है, तो उसको जब ये मैसेज कम्युनिकेट होता है या ऑर्डर कम्युनिकेट होता है, उससे 30 दिन के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है बिफोर द जज, जो कि स्पेशल जजेस हैं जो इस केस की सुनवाई कर, इस एक्ट के तहत केसों की सुनवाई करते हैं। और जब वो सुनवा उसके पास
अपील में जाने की, उस ऑर्डर को चैलेंज करने की पावर है बेसिकली, ठीक है ना। जब पावर है तो फिर उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अदर लिमिटेशंस है उसको भी अवेल कर सकता है। तो इस तरह का इसके अंदर एक्ट में बताया गया है बेसिकली। तो अब हम अपने सवाल जवाब शुरू करते हैं। मैंने एक बार और रिपीट कर दिया कि आज हम क्या कहना चाहते थे। जी, यस, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न है या नहीं है? अभी कोई लीगल क्वेरी है? अगर आपको कोई दिनचर्या में किसी तरह की परेशानी होती है कानूनी तौर पे, ठीक है, ऐसा नहीं किसी के घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया आप मुझे बोलो कि नहीं जी हमारा तो सिलेंडर नहीं लगा हुआ घर में। वैसे तो खैर सब इतने समझदार हैं, लेकिन थोड़ा सा फन भी होना चाहिए वेबिनार के तहत। ऐसा ना हो कि सब स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट चलता रहे। जी बताएं। देखिए, अगर आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे ना तो फिर आने वाले 1 से 2 मिनट में हमें ये वेबिनार बंद करना होगा, क्यों नहीं अदरवाइज हमारी रिकॉर्डिंग लंबी होती जाएगी और कोई बातचीत होगी नहीं, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा जो हमें करना है। सर हाँ मुझे जी रूबी पूछना जी। था कुछ। रूबी जी सर नमस्कार, गुड बिल्कुल इवनिंग। पूछिए। वेरी गुड इवनिंग। पहले तो मैं यही बताऊं कि सर एक ना मैंने ऐप भी देख रही थी तो आप लोगों का ये देखा था, तो मैंने इसको ज्वाइन किया शौक शौक में, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था इसमें हमने करना क्या है। अभी जब मैंने आज लेक्चर अटेंड किया आपका, तो ये एक्ट पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, मैं ये जानना चाह रही थी। ये जानना चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, हम जब इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने, हम अपनी संस्था के जो सदस्य बने, क्यों बने? हाँ जी, यही अगर पूछना देखो, है। हाँ नहीं, आप समझिए मेरी बात, मैं पूछना चाह रहा हूं आप जानते हैं कि क्यों बने? हाँ, मैं क्यों बनी? हाँ क्यों बने? मुझे ना एक्चुअली मैं टीचिंग लाइन में हूँ, हाँ हाँ पढ़ाती ठीक है, रहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ज्यादा इतनी क्वालिफाइड नहीं थी कि, और मेरा शौक है लीगल्स के बारे में नॉलेज रखना। हाँ तो मैं देखो, थोड़ा आपने सा अभी अभी पॉलिटिकल भी। आंसर दिया कि आपने लीगल की नॉलेज के लिए भी इसको ज्वाइन किया, ठीक है ना। हम्म। तो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है वो ये है, और जो हमारा काम करने का तरीका है या फिर जो हमारी इंटेंशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये है कि हम लोगों को उनके राइट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर कराएं। जब किसी के राइट्स के बारे में हम उसको अवेयर कराएंगे तो उसका बेनिफिट वो होगा कि वो उसके राइट्स का कभी हनन नहीं होगा। मतलब उसको ये पता लगेगा कि हाँ ये मेरा राइट है। नहीं तो आधे लोगों को तो राइट ही नहीं पता। राइट मुझे का लगता है मतलब सभी यहाँ को नहीं राइट, पता। हाँ राइट, और यहाँ राइट मतलब राइट और लेफ्ट वाला राइट नहीं है, यहाँ अधिकार से बात हो रही है कि मेरा अधिकार ही नहीं मुझे मुझे पता है ना। अधिकार तो तो सर कईयों को ड्राइव से है, बट उनको ये नहीं पता उनको लेना कैसे है। हाँ, तो अब जो लेना है उसी के लिए तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे। जैसे ओके। किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, ठीक है ना। अब हम्म। उसको ये तो पता ही नहीं है कि जी मेरे पति ने मेरे को या मेरी सास ने अगर मेरे को चांटा मार दिया तो, या फिर अगर किसी ने मुझे डंडा मारा है या फिर मुझे खाना खाने को नहीं दिया तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है। ये बात आपको पता ही हम्म। नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि हाँ जी वो डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है। आप अवेयर हो गए? जब आप हम्म। अवेयर हुए तो आपने क्या करा, वो बात कभी गली मोहल्ले में या फिर किसी कैंप में या फिर कभी कोई मीटिंग होती है उसके अंदर आपने, या फिर अपने नॉर्मल किटी पार्टीज में जैसे हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया कि देखो ये भी ना, ये बात क्या तुमको मालूम है कि ये ना हमारा अधिकार है कि नहीं, हमें कोई मार नहीं सकता। मतलब चाहे हमारे इन लॉज हो या हमारे हस्बैंड हो, और अगर हमें कोई मारता है तो हमारे पास राइट है कि हम ना डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर वुमेन सेल के समक्ष अपनी 1091 जो हमारी वुमेन हेल्पलाइन है उस पर फोन करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हैं, जो कि जैसे हम फर्स्ट एड में
कहते हैं ना उसमें मेडिकल लाइन में कहते हैं जिसको फर्स्ट एड दे दो, मतलब अभी से खून बह रहा है इसे फर्स्ट एड दो, उसका खून बंद हो जाए, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब आपने 1091 फर्स्ट एड की तरह इस्तेमाल कर ली, उस टाइम आपको नॉर्मल रिलीफ मिल गया, फिर आप कोर्ट में चले गए लिटिगेशन करने के लिए। तो ये राइट्स के बारे में आपको अवेयर करना हमारी ड्यूटी है। जब आप अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप, जब आपको अब ये पता लग गया कि आपके राइट क्या है, फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर मेरे साथ ना मेरे राइट का वायलेशन हुआ और आप मुझे बताओ कि मैं उसके खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती हूँ। फिर हम आपको ये बताएंगे जी वो सच एंड सच अथॉरिटी है, आप वहां पर जाके ऐसे ऐसे कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसमें ये एक्शन होगा, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो गलत है, और उसके अगेंस्ट हमें फिर क्या करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ठीक मोटिव है बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, आप सभी हमारी माताओं बहनों के लिए, कि उनके राइट्स कभी भी कोई वायलेट ना करे, उनका शोषण ना करे, और आप अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे राइट्स और ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा सहायता करती हैं हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए भी। और जब हम खुद अवेयर होंगे तो आई थिंक दूसरों को भी बता पाएंगे। देखो जैसे अब मैं हूं, मैं कानून नहीं जानता तो मैं किसी को बता ही नहीं पाता था, है ना। लेकिन आज मैं जानता हूं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। देखो कानून बहुत बड़ी चीज है, वो तो जिन्होंने 50-50 साल पढ़ा उन्हें भी नहीं पता, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ ना। अब जितना आप जानेंगे आप ये आगे शेयर कर पाएंगे, तो इस तरीके से चेन बनेगी और एक दिन हम सक्सेस होंगे सभी को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने में। अब देखो अब हम सिर्फ यही डिस्कशन करते रहे कि भाई आपका कोई क्वेश्चन आएगा हम कोई आंसर करेंगे, सपोज दैट किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम एक छोटा छोटा सा टॉपिक लेते रहते हैं। आज हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन लिया, ठीक है ना। इससे पहले हमने मेंबरशिप, सजेशंस और कंप्लेंट्स लिया, और आगे भी हमारे पूरे साल का शेड्यूल है कि हम कब कब कौन सा मतलब जो अपने हमारे जो वेबिनार के अंदर जो पार्ट बनाएंगे अपनी स्पीच का, या फिर जो कहेंगे हम जो वेबिनार करेंगे उसके अंदर क्या सब्जेक्ट होगा हमारा, तो वो आपको प्रायर इन्फॉर्म कर दिया जाता रहेगा। तो ये बेसिकली तो मोटिव अभी है हमारी WRP से। कल यही चलेगा दोबारा मैडम से, मैसेज क्योंकि मिलेगा, अभी तो नहीं आपको कल मैसेज कल मिलेंगे नया अगर कल चलेगा। क्या चले। नहीं मैंने नहीं कहा नया चलेगा, और मैंने ये भी नहीं कहा यही चलेगा, मैंने ये कहा कि आपको कल सुबह तक मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा कि क्या चलेगा। अच्छा, मैं सुबह पढ़ा रही थी ना तो मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर मैसेज आता है कि कल क्या चलेगा। हाँ अभी वो मैंने बेटे जो को बोला आपको कि लिंक मिलेगा ना, जो लिंक मिलता है उस हाँ जी, लिंक में सबसे ऊपर यही मेंशन होता है कि आज का टॉपिक क्या है। मेरा एक ओके सवाल है। ओके, ध्यान दे दिया। जी नैन्सी जी बताएं। ठीक है सर। मेरे को मालूम है 6:30 तक का टाइम है, नहीं है तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, कल आप उनका जवाब दे नहीं नहीं दीजिएगा। अभी बताओ, हो सकेगा तो हम अभी फटाफट खत्म कर देंगे, क्या हो गया। जनवरी 10 तारीख को हमारे यहाँ पे 2 अनाथ नाबालिग लड़कियों को मधुबनी बिहार से किडनैप करके लाया गया था, जिनको हमने रेस्क्यू करा था। पुलिस सहायता के साथ में रेस्क्यू करने के बाद में मैंने CWC में कंप्लेंट करा इन बच्चों को। CWC वाले कहते हैं कि आप बच्चे को हमारे पास लेके आए। ठीक है, चलो मैंने समझा एज एन इंडिविजुअल मेरा फर्ज बनता है इन बच्चों को सेव करने के लिए, तो मैं ले जाती हूँ। वहां ले जाने के बाद में वही लोग मुझे कहते हैं कि नहीं आप इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाइए, FIR कराइए। उसके बाद मेडिकल के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ही जाना पड़ा उन लोगों के साथ में। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रही थी, रात के 11:30 बजे मैं घर वापस पहुंची हूँ, मतलब क्योंकि आप इनको मैं FIR करा के मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल करा के फिर इनको किसी कन्या सदन में भेजा गया था, शेल्टर होम में उनको वहां पे रखने के लिए। तो मतलब ये तो चलो मैं थी, मैंने कर लिया, लेकिन बाकी जैसे जो लोग जुड़ते हैं तो वो यही कहते हैं मैम हमने चलो एक तो अपना नागरिकता इसके चलते हमने हेल्प करने की कोशिश की, इन्होंने तो पूरी जिम्मेवारी हमारे ही सर पे डाल दी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है मैडम। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी माताएं बहनें ना ट्रैप में भी फंस जाती हैं। आपने जिसको रेस्क्यू किया, अभी मुझे नहीं पता कि आपने उसको किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर कौन से रिसोर्सेज थे जो आपने उसको रेस्क्यू किया, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब आपने किसी को रेस्क्यू किया तो हमारी सबसे पहली जो ड्यूटी बनती है ना, वो अपने आप को सेव करने की बनती है। ठीक है हम दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन दूसरे की मदद के साथ हमारा अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमें हमेशा देखना है।
ठीक है। अब कई ऐसी मैंने जो देखो, मैंने भी क्राइम पेट्रोल, आप देखा होगा, बड़ा फेमस शो है क्राइम पेट्रोल, मुझे लगता है 18-20 सालों से आ रहा है, 15-16 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्राइम पेट्रोल के अंदर जो बच्चे हैं या बैगर्स हैं उनको रेस्क्यू करते हैं और वो उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है, चिल्ला रहा है। तो देखो मैडम, सबसे पहले मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप किसी को या तो रेस्क्यू करते हैं या फिर आपकी नॉलेज में आता है या फिर कोई आपसे हेल्प मांगता है कि देखो जी मेरे साथ ये गलत हो रहा है, आप मेरी मदद करो, तो आपकी सबसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो 112 पे कॉल करके एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने की या फिर पुलिस कॉल रजिस्टर्ड कराने की है कि सच एंड सच पर्सन मेरे को यहाँ पर मिला और अब मैं इसके बारे में एक एक्शन लेना चाहती हूँ या फिर कंप्लेंट दर्ज कराना चाहती हूँ, इसने मुझे कुछ ऐसा बताया है और हम इसे रेस्क्यू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने घर तक पहुंचे। ये तो सिर्फ हमारी जो आपने स्टोरी बताई है सिर्फ इसको लेके कह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही किसी और के ट्रैप में फंस जाएं। ओके। ठीक है ना, क्योंकि एज ए वुमेन हमें भी तो लोग ट्रैप में बना, देखो मतलब बैगर्स को ही, जैसे बच्चे हो गए, अब 10 साल का बच्चा, वो अगर वो कोई ट्रैप बना रहा है आपको किडनैप करने का, तो वो कैसे करेगा? वो तो एक बच्चे को भेजेगा। देखिए ये ना एक एपिसोड था, मैं इसलिए जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ आपके आगे, वो एक एपिसोड था, वो बच्चे को भेजते हैं, बच्चा क्या होता है थोड़ा सा आगे कि जी मेरा घर वहां पर है, मेरी मम्मी वहां पर है, मेरे पापा वहां पर है, वो लेके जाता है और उसको कुछ सुनाते हैं, वो लड़की वो एक्चुअल में वो लेडी किडनैप हो जाती है। अब वो तो ट्रैप बना था ना उनका, लेकिन अगर वहीं पर हम थोड़ी सी इंटेलिजेंस ही दिखाएं, अपने आप को भी सेव करने की कोशिश करें, तो हमारे साथ सबसे अच्छा ये होगा कि हम उसके साथ अपने, जैसे ही हम अपने आप को सेव करेंगे वो सामने वाला ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। या फिर अगर हमें कभी कुछ ऐसा पता लगता है कि वहां पर मतलब चाइल्ड लेबर कराई जा रही है या बैगिंग कराई जा रही है या फिर प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो प्रायर डिपार्टमेंट, सच एंड सच डिपार्टमेंट को उसको बता के जाएं। अब डिपार्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर जरूरी नहीं आप पुलिस को ही बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जी, जहां पर आप जा रहे हो रेस्क्यू करने, वहीं के पुलिस वाले उससे मिले हों, ओके। है ना, तो उस कंडीशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअली आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी इन फ्यूचर। राइट। ऐसा ऐसा मेरा मानना है ना। तो आपने मैडम काम बहुत अच्छा करा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम सब्जी काटते चाकू से, हम उंगली बचा के काटते, जब कुछ भी हो, सब्जी कटे ना कटे उंगली नहीं कटनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो वही बस इतना सा एग्जाम्पल था मेरा आप सभी साथियों के लिए मेरे, ठीक है ना, ताकि हम अपने आप को भी सेव करके चले, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। वेलकम। साथियों अभी हम इसके साथ ही हमारा समय समाप्त हो चुका है और अब हम आज के वेबिनार को समाप्त करते हैं और कल दोबारा मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।